आपका आपके अपने नए YouTube चैनल चेतक क्लासेस 2.0। तो देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज हम शुरू करने वाले हैं इतिहास का टॉपिक एकीकरण। तो आपको टॉपिक डालना है सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण। देखो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको कुछ बताता हूं जो आपको नोटिस करते हुए चलना है। देखो दोस्तों, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब भारत दो भागों में विभाजित हो गया था। एक तो ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासतों के। अपने भारत में टोटल देसी रियासतों की संख्या थी 565। कितनी थी? 565। और उन 565 रियासतों को 14 भागों में बांट दिया गया, जिसमें से एक भाग आपका राजपूताना या राजस्थान के नाम से जाने लगा। दोस्तों, इन 14 भागों में बांटने का श्रेय, इन 565 रियासतों को 14 भागों में बांटने का श्रेय आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांटा था। आ रही है ना बात समझ? जबकि आपके राजस्थान के एकीकरण का श्रेय आपके लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हम चीज को नोट्स वाइज यानी कि लिखते हुए चलेंगे। आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स वाइज चीज को अपन क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। देखो, सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई कि जब भारत आजाद हुआ ना, तो भारत आजाद होने पर दो भागों में विभक्त हो गया। एक था दोस्तों ब्रिटिश भारत और एक थी देसी रियासत। मैंने आपको बताया कि आजाद भारत दो भागों में विभाजित हो गया था। एक हुआ था ब्रिटिश भारत के अंदर, एक हुआ था देसी रियासतों के अंदर। मैंने बताया कि भारत में टोटल रियासतों की संख्या 565 थी। 565 रियासतों को 14 भागों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। और 14 भागों में बांटने का श्रेय जो है आपके किसके जाता है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बांटा। ठीक है, ये क्या है आपके, तो आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम पीएम या प्रधानमंत्री। ठीक है, देखो दोस्तों, हुआ क्या था कि जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान लागू होने के पहले एक मिशन या एक बैठक बिठाई गई थी, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता था। और कैबिनेट मिशन की सहायता से जो है आपके संविधान का निर्माण किया गया था, है ना। और दोस्तों, आपको याद होगा कि संविधान भी जो है लागू हुआ था अपने 1950 में, और एकीकरण भी लगभग ये इसी काल के दौरान बना था। तो देखो दोस्तों, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत का जब यानी कि राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा है, तो राजस्थान के एकीकरण के समय भारत के जो पीएम है, मतलब भारत के पीएम कौन है, अपने ब्रिटेन के पीएम कौन है, भारत का वायसराय कौन है, ये पूछ लिया जाता है पेपर में। तो आपसे आपको वो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड में हट जाता हूं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर हम नोट करेंगे और चीजों को। ठीक है दोस्तों, ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एकीकरण के समय जो ब्रिटेन के पीएम थे, यानी कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, उन ब्रिटेन के पीएम का नाम था आपके एटली। क्या नाम था? एटली। और भारत के जो गवर्नर जनरल थे, भारत के जो वायसराय या गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था क्या? वो थे, गवर्नर जनरल भी बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन थे आपके? आपके थे लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किनको जाता है, तो आपकी जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन उनके सहयोगी थे जिनका नाम था वीपी मेनन, उनको भी क्या जाता है, एकीकरण का श्रेय जाता है। तो अपन लिख लेते हैं कि एकीकरण का
श्रेय किन किन को जाता है। जो पेपर में दोनों चीजें देखने को मिल जाती है, आपको जो चीज देखने को मिले आप उसी पे क्या कर देना, टिक कर देना। एकीकरण का श्रेय दो व्यक्तियों को जाता है। सबसे पहले जाता है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और दूसरा श्रेय जाता है आपके वीपी मेनन जी को। कई बार इनके पदों के बारे में भी डिस्कशन कर लिया जाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अपने भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री रह चुके हैं, जबकि वीपी मेनन जी जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बनाए गए रियासती विभाग के क्या थे, सचिव थे। तो मैं ये कह दूं कि ये तो थे मंत्रालय सचिव, और ये थे क्या आपके भारत के प्रथम होम मिनिस्टर या गृह मंत्री। और दोस्तों आप जानते होंगे कि वर्तमान में जो है आपके भारत के गृह मंत्री कौन है, तो आपके अमित शाह है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वही वाले गृह मंत्री है ये भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गुजरात से बिलोंग करते हैं, और जो है आपके अमित शाह वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है और वीपी मेनन जी को जाता है। तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, आगे देखते हैं अपन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है। जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चीज आपको देखनी है। देखो, एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतें कितनी थी, ठिकाने कितने थे, केंद्र शासित प्रदेश कितने थे। तो एकीकरण के समय में लिख देता हूं यहां पर राजस्थान में, एकीकरण के समय राजस्थान में जो रियासतें थी उन रियासतों की संख्या 19 थी। ठिकाने जो थे आपके थे कितने, 3। पहला ठिकाना था निमराना, दूसरा था लावा और तीसरा था कुशलगढ़। निमराना पड़ता था आपके अलवर में, लावा पड़ता था टोंक में, और कुशलगढ़ पड़ता था आपके बांसवाड़ा में, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तो यह भी आपसे कई बार पेपर में पूछ लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अपने राजस्थान में तो 1 था, लेकिन पूरे भारत में 4 थे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 1 थी, और वो 1 था आपके अजमेर, जिसको प्राचीन काल में मेरवाड़ा नाम से जाना जाता था। देखो दोस्तों, मैंने बताया कि एकीकरण के समय जो राजस्थान में रियासतों की संख्या थी वो थी 19। ठिकाने जो थे 3 थे, पहला था निमराना, दूसरा था लावा, तीसरा था कुशलगढ़, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मैं साइड में हट जाता हूं, ठीक है दोस्तों। अब इन चीजों को मैं बताता हूं आपको। देखो, रियासतें क्या होती थी, ठिकाने क्या होते थे, और केंद्र शासित प्रदेश क्या होते थे। रियासतें वे होती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो व्यक्ति यहां पर भारत में अपने गवर्नर जनरल के पद पे नियुक्त किया जाता था, या एजीजी जो गवर्नर जनरल के बाद एक पद होता था, जिसे मैं आपको पहले पदों का वर्गीकरण बता दूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटेन से संचालित होती थी, है ना। फिर उसके बाद अपने भारत में सबसे बड़ा पद था गवर्नर जनरल का, अंग्रेजों के टाइम के पद बता रहा हूं मैं आपको। फिर उसके नीचे आता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, फिर होता था पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है दोस्तों। ये पदों का वर्गीकरण है आपके। फिर इनके नीचे शासक, जागीरदार, ठिकानेदार वगैरह 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 होते थे। देखो दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि ये गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल के नीचे जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है, ये पद जो है अपने राजस्थान के लिए बनाया गया था, ठीक है। राजस्थान राज्य को कंट्रोल करता है, जैसे आज मुख्यमंत्री है, उसी प्रकार कौन होता था पहले, एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करता था। और प्रत्येक रियासतों पर ही होता था पॉलिटिकल एजेंट। कौन होता था दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट। और गवर्नर जनरल जो है अपने पूरे भारत पे राज करता था। मैं कह रहा हूं कि एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय जिस जगह होता था उसको कहा जाता था केंद्र शासित प्रदेश। और जो ठिकाने थे वो ठिकाने क्या होते थे, तो वो चीज मैं बताता हूं। जब मीटिंग होती थी
किसी भी गवर्नर जनरल या एजेंट टू गवर्नर जनरल के द्वारा जो मीटिंग बिठाई जाती थी, तो राजाओं का स्वागत होता था। और स्वागत किस तरीके से होता था? तोपों की सलामी के माध्यम से होता था। जिसको जितनी ज्यादा तोपों की सलामी मिलेगी वो शासक क्या होगा, उतना बड़ा नजरिया रखता है उन अंग्रेजों की दृष्टि में। आयन बात समझे, जितने ज्यादा तोपे उतनी ज्यादा इज्जत। ठीक है दोस्तों, तो जिनको तोपों की सलामी का अधिकार होता था वो तो कहलाती थी रियासतें, और जिन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं होता था वो कहलाते थे क्या, आपके ठिकाने। और मैंने बोला कि एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल का जो मुख्यालय होता था वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाता था। देखो दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश, कई बार पेपर में इसको कंफ्यूज करने के लिए दूसरे नाम से दे दिया जाता है। देखो दोस्तों, दूसरा नाम जो है इसका चीफ शिप के नाम से जाना जाता है। आरीना बात समझ। और अपने भारत में टोटल 4 चीफ शिप थी। उनको याद करने का तरीका है ए बी सी और डी। क्या है? ए बी सी और डी। ए से तो बनेगा आपके अजमेर जो आपके राजस्थान में थी, बी से बनेगा बलूचिस्तान, सी से बनेगा कुर्ग और डी से बनेगा दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो आपके 4 ही चीफ शिप थी, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपने पहले स्क्रीनशॉट ले चुके हो इस चीज का। अब आगे देखते हैं अपन। देखो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम एकीकरण का मेन मुद्दा। दोस्तों देखो, आजाद हिंद फौज, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कई सारे दलों के द्वारा जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव को क्या कर दिया गया था, हिला दिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। 1947 के आते आते क्या हो गई थी दोस्तों, कि इनकी जो थी नींव बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी थी। और इन्होंने एक दिन निश्चित किया 15 अगस्त का, कि 15 अगस्त 1947 को हम क्या करेंगे, भारत को छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, इन अंग्रेजों ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक साजिश रची गई या एक चाल सुझाई गई गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर जनरल ने क्या किया, एक फैसला लिया। क्या लिया? एक फैसला लिया। और उसने क्या कर दिया, धारा अधिनियम 8 पारित कर दिया। धारा अधिनियम 8 जो है वो है क्या, मैं दोस्तों आपको समझाता हूं। दोस्तों होता क्या है कि जैसे धारा अधिनियम 8 पारित हुआ, सभी रियासतों पर से ब्रिटिश प्रभुता या ब्रिटिश सर्वोच्चता क्या हो गई, समाप्त हो गई। और सारी जो रियासतें थी, अपनी देशी रियासतें, वो क्या हो गई, आजाद हो गई। अब ये आजाद होगी तो ये इधर उधर मिलेगी, और इधर उधर मिलेगी तो लड़ाइयां होगी, और लड़ाइयां होगी तो वापस ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होगा, दबदबा अपने भारत में दब जाएगा। ठीक है, तो ये लोगों की जो है भावनाओं का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं होना दिया। उन्होंने क्या किया कि एक मंत्रालय या एक सचिवालय या एक विभाग जो है इन्होंने गठित कर दिया 5 जुलाई 1947 को, और उस रियासती विभाग या स्टेट्स मंत्रालय के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, और उसके सचिव जो थे वीपी मेनन जी को बनाया गया। और इसकी शर्तें जो है ये रखी गई कि जिन रियासतों की आय 1 करोड़ हो और आबादी क्या हो दोस्तों, 10 लाख हो, वह रियासतें स्वतंत्र रह सकती है, बाकी सबको हमारे अंदर आकर मिलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कुछ असफल प्रयास भी हुए थे, तो दोस्तों उन चीजों के बारे में हम समझेंगे धीरे धीरे। लोड मत डालो आप बिल्कुल भी। हम देखते हैं सबसे पहले धारा अधिनियम 8। ठीक है दोस्तों, तो देखो जुलाई 1947 को, कब दोस्तों, जुलाई 1947 को धारा अधिनियम 8 पारित कर दिया गया। किनके द्वारा किया गया दोस्तों, तो अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया, जिसके अनुसार सभी रियासतों पर से क्या हो जाएगी दोस्तों, ब्रिटिश प्रभुता या ब्रिटिश जो सर्वोच्चता होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों कि शासकों के अंदर क्या होगी, हलचल मच जाएगी, और वो सब मीटिंग करके क्या करेंगे, एक दूसरे का राज्य, एक दूसरे को अपने अपने अंदर मिलाकर एक राज्य का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। कुछ असफल प्रयास हुए तो दोस्तों आपको मैं मुकदमानी बता देता हूं। जैसे कि कोटा के भीम सिंह जी चाहते थे कि कोटा, झालावाड़ और बूंदी जो है वह आपस में मिलकर हाड़ौती संघ का निर्माण करें, लेकिन दोस्तों उनका ये
जो फैसला था यह असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बूंदी ने मिलने से मना कर दिया था। उदयपुर के महाराज चाहते थे कि राजस्थान तो मेरे पास है ही सही, मेरे जो ये 19 रियासतें मेरा कहना मानेगी बिल्कुल, तो मालवा और गुजरात दोनों शामिल हो जाए तो मैं राजस्थान यूनियन का निर्माण कर लूं। लेकिन ये जो फैसला था ये भी क्या दोस्तों असफल हो गया। क्यों? क्योंकि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर 4 बड़ी रियासतें थी, इन्होंने मिलने से क्या कर दिया, मना कर दिया। फिर लक्ष्मण सिंह जी आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा सपना नहीं है, मैं तो जो मेरे पास डूंगरपुर है ही सही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा मिल जाए तो मैं एक वागड़ संघ का निर्माण कर लूंगा। लेकिन उनका यह प्रयास भी असफल हो गया क्योंकि बांसवाड़ा के महाराज ने मना कर दिया, वे स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो दोस्तों इनका फायदा उठाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को क्या कर दिया दोस्तों, एक विभाग की स्थापना कर दी जिसको रियासती विभाग या स्टेट मंत्रालय के नाम से जाना गया। तो दोस्तों मैं यहां लिखा देता हूं कि 5 जुलाई 1947, जस्ट 5 दिन के बाद ही 5 जुलाई 1947 को पटेल की अध्यक्षता में, अब सरदार पटेल है ये, ठीक है, पटेल की अध्यक्षता में एक विभाग जिसको रियासती विभाग या स्टेट्स मंत्रालय भी कहा जाता है, का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं दोस्तों 5 जुलाई 1947 को पटेल की अध्यक्षता में क्या किया गया, एक विभाग जिसको रियासती विभाग या स्टेट्स मंत्रालय के नाम से जाना जाता है उसका गठन किया गया। और उसके सचिव जो है आपके बनाए गए वीपी मेनन जी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वीपी मेनन जी को क्या बनाया गया, इसका सचिव बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और इसकी कुछ शर्तें रखी गई, भाई इस विभाग को बनाया है तो कुछ शर्तें तो रखेंगे ना। तो जिन रियासतों की आय, जिन रियासतों की आय 1 करोड़ हो और आबादी कितनी हो, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा हो, वे रियासतें क्या होगी, स्वतंत्र। बाकी सबको जो है इस विभाग के अंदर आकर क्या होगा, मिलना होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी 4 ही रियासतें थी अपने राजस्थान में, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो दोस्तों आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम। देखो दोस्तों होता क्या है कि 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर जो थी इस शर्त से क्या हो गई थी, संतुष्ट कर रही थी। तो ये क्या हो गई थी, इस विभाग से स्वतंत्र हो गई थी। इस विभाग से स्वतंत्र होने के कारण इन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी, उन शर्तों के आधार पर इनका विलय राजस्थान में कर दिया गया। तो मैं कह रहा हूं शर्त को संतुष्ट करने वाली रियासतें, तो आप याद कर सकते हो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, ये 4 रियासतें थी जो शर्त को क्या कर रही थी दोस्तों, संतुष्ट कर रही थी। और कई बार जो है ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी पूछ लिया गया है, रीट के अंदर भी पूछ लिया गया है। और दोस्तों ये कई जगह पूछा जाता है, लैब टेक्नीशियन के अंदर भी मैंने एक क्वेश्चन देखा था दोस्तों। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ये 4 रियासतें थी जो रियासती विभाग की शर्त को क्या कर रही थी दोस्तों, संतुष्ट कर रही थी। बाद में इन रियासतों ने क्या कर ली, अपनी कुछ शर्तें रखी, उन शर्तों के आधार पर क्या कर लिया गया इनका दोस्तों राजस्थान में विलय कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम जो मेन पेपर के अंदर बनने वाले क्वेश्चनों के आधार पर हम नोट तैयार करते हैं दोस्तों, वो देखो दोस्तों पूछा जाता है कि जो एकीकरण के चरण कितने थे। कई बार पूछ लिया गया है पेपर में कि एकीकरण के चरण कितने थे, कि कितने चरणों में एकीकरण पूरा हुआ।
समय कितना लगा एकीकरण में? तो दोस्तों देखो, चरण थे दोस्तों 7। कितने चरण थे दोस्तों? 7 चरण थे। और समय जो था वो लगा था 8 साल 7 माह 14 दिन। 8 साल 7 माह और 14 दिन का दोस्तों क्या लगा है? समय लगा है। आपको ये याद कर लेना है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछ लिया गया है ये कि एकीकरण के चरण कितने थे? वो थे 7 और समय जो था आपके लगा था 8 साल 7 महीने और 14 दिन। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, सारे चरणों के हम एक एक करके नाम देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों इस क्लास को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि दोस्तों को भी फायदा हो। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कि देखो दोस्तों, चरणों के नाम और इधर आपके दिनांक कि भाई किन किन दिनांक को ये चरण बनकर पूरे हुए। सबसे पहला चरण जो है ये मत्स्य संघ के नाम से पहचाना गया। दूसरा चरण जो है आपके वो पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से पहचाना गया। तीसरा चरण आपके संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से पहचाना गया। चौथा चरण आपके वृहत राजस्थान संघ के नाम से पहचाना गया। पांचवा चरण आपके संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से पहचाना गया। छठा चरण आपके राजस्थान संघ के नाम से पहचाना गया। और सातवां चरण जो है आपका राजस्थान कहलाया। ये पहला चरण था दोस्तों, ये दूसरा चरण, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। देखो दोस्तों, 3 चरण जो थे आपके, वो 3 चरण आपके 1948 में बनकर पूरे हुए थे। पहला, दूसरा और तीसरा चरण जो है आपके 1948 में बनकर पूरा हुआ। चौथा और पांचवा चरण जो था आपके 1949 में बनकर पूरे हुए। छठा चरण जो था आपके 1950 में बना और सातवां चरण जो है 1956 में दोस्तों बनकर पूरा हुआ। देखो दोस्तों, दिनांक भी आसानी से याद हो जाएगी। 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। 18, 25, 18, 30 और 30 का आधा, फिर 26 और 1। इन 2 डेटों को आप आसानी से याद कर सकते हो। ये है 26 जनवरी और ये है 1 नवंबर। दोस्तों देखो, 18 मार्च का 1948 को मत्स्य संघ बनकर पूरा हुआ। 25 मार्च 1948 को आपके पूर्वी राजस्थान बन के पूरा हुआ। संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ 18 अप्रैल को बनकर पूरा हुआ। वृहत राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ। और इस जो संघ के अंदर आपके राजधानी को जयपुर को घोषित कर दिया गया था दोस्तों, और इस दिन को राजस्थान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान स्थापना दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है 15 मई 1949 को बनकर पूरा हुआ। देखो दोस्तों, मैंने आपके सामने डेट लिखा दी है पूरी, और पूरे चरणों के नाम लिखा दिए। देखो दोस्तों, मत्स्य संघ जो है आपको 18 मार्च 1948 को बनकर पूरा हुआ। पूर्वी राजस्थान संघ आपके 25 मार्च 1948 को बनकर पूरा हुआ। संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 को बनकर पूरा हुआ। वृहत राजस्थान संघ आपके 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ है। संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ 15 मई 1949 को, राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को, और अंतिम चरण राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बनकर
पूरा हुआ है। दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों अपन अगली क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।